क्या कर रहे थे बच्चों लास्ट में हम लोग? एडियाबेटिक चल रहा था ना। वर्कडन प्रूव किया था कि नहीं किया था अभी? नहीं, अभी थोड़ा वर्कडन बचा हुआ है। लास्ट पे अगर आपको याद हो, अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन बैठे उन्हें मेरी आवाज आ रही है? तो बैठा भी नहीं है, मेरे बहुत लोग बैठे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आपकी? हाँ चलो, दैट्स गुड। लास्ट पे मैंने एक वर्कडन प्रूव किया था, माइनस NR डेल्टा टी अपॉन, इतना ही प्रूव किया था मैंने। उसी के आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीजें बतानी है मुझे। देखिए यहां से अगर हम बात करें, ये लिखा अच्छा, मैं T2 फाइनल टेम्परेचर के लिए लिख रहा हूं। देख सकता हूं मैं, माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे माइनस एडजस्ट कर दिया बच्चे, एंड यू विल गेट लिख सकते हैं एग्जैक्टली इस सिचुएशन। और एक फॉर्मूला ये भी है वर्कडन का, अगर आप देखिए तो ये भी एक फॉर्मूला है वर्कडन का। इज इट क्लियर बच्चे? आपको दोनों रिजल्ट याद करने हैं, बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। नोट करिएगा बच्चे। ठीक है बच्चों, अब पीवी ग्राफ देखिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पीवी ग्राफ। अगर आप देखें तो आइसोथर्मल का भी कुछ ऐसे ही है, इसका भी शेप लगभग वैसे ही है। एंड दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो देखो वर्क पॉजिटिव, Q0, तो डेल्टा U क्या होगा? होगा ये सम तो जीरो होना है ना। कंप्रेशन में क्या करोगे बताओ? एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या लिखोगे बताओ? यहां से ये ऐसा आएगा बच्चे, और ये वर्क नेगेटिव Q0 डेल्टा U, एग्जैक्टली बच्चे ये होगा, एग्जैक्टली। मेरी बात समझ आती है आपको लोगों को? तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन के रिगार्डिंग थ्योरी है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद हम लोग स्लोप और वो इसकी बात करेंगे, बल्क मॉडुलस की। तो स्लोप और बल्क मॉडुलस में ऐसे लिख लो तब तक तुम लोग। याद है ना स्लोप -P/V आइसोथर्मल में प्रूव किया था। यहां पर भी हमें स्लोप और उसके बल्क मॉडुलस की जरूरत है।
इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो नोट कर लो पहले मैं वेट करता हूं। अब हम लोग स्लोप कैलकुलेशन की बात करेंगे तो जैसा पिछली बार किया था वैसा भी हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा P गामा V गामा -1 प्लस dP by dV V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से आपको मिलेगा 0। हाँ सॉरी इट शुड बी 0। और आपको मिलेगा V की पावर गामा -1 और ये आएगा आपका ब्रैकेट में कॉमन ले रहा हूं इतना बच्चों, तो ये आ जाएगा P, एक तो P बचेगा, गामा बचेगा प्लस V dP by dV शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से आपको dP by dV की वैल्यू माइनस गामा P by V मिलेगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है अपने को। और उसी तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस मेरे ख्याल से समझ गया होगा अब तो। बल्क मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या मिलेगा बताओ? ये क्या आ जाएगा? गामा पी। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ध्यान रखना है ये, ठीक है, ये वैल्यू गामा पी। अभी देखो यहां से अगर हम बात करें टॉकिंग रिगार्डिंग नाउ, अपने को बस एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें पढ़ना है। एडियाबेटिक लगभग पढ़ा दिया। हाँ एक बात और, जैसा कि मैंने हमेशा बताया, कई बार तो वो सीधे सीधे तुम्हें कह देगा कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, लेकिन कई बार तो नहीं बोलेगा। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको बोल देगा कंटेनर इंसुलेटेड है। क्या बोल देगा? कंटेनर इंसुलेटेड है। तो मेरे ख्याल से इंसुलेशन का मतलब समझते हो तुम लोग अच्छे से। अगर कंटेनर इंसुलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ तुम मेरे को? क्या हो गया भाई? हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? और फिर उस केस में क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। एक तो ये होता है, एक और एक तरीका होता है इसमें, बड़ा मजेदार हिस्सा है वो भी, एंड दैट इज अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए, अगर कोई प्रोसेस क्या है बहुत फास्ट है, वो भी क्या कहलाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एक्चुअली फास्ट के लिए हम इसलिए कहते हैं ना कि प्रोसेस इतनी जल्दी हो गया कि हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो भी प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक। ये पता है तुम लोग को? सर ने बता दिया है क्या? किसने केमिस्ट्री में पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? अबे ये यस सर कह रहा है, बाकी कुछ शंका में लग रहा है मुझे। क्यों भाविक, तूने पढ़ा है क्या? अच्छा एग्जाम्पल दिया तो वो टायर के ट्यूब वाला कौन सा? ओके, बस याद रखना। हाँ वैसे ठीक है, प्रोसेस अगर फास्ट है तो दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। और रीजन है कि टाइम ही नहीं मिलता हीट एक्सचेंज का, फटाफट सब हो गया। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? तो ये चीज आप ध्यान रखें। देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा हमेशा कई बार चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं होता। आपको वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लंबा सा सवाल देंगे, बड़ा सा 7-8 लाइन दे देंगे, और तुम पहले तो ये ढूंढना पड़ता है ये हो क्या रहा है। प्रोसेस में पता ही नहीं चल रहा है कि अपने को कौन सा प्रोसेस। इतना अच्छे से तो अभी तो शीट में दे देंगे आप, मैं तो भी क्वेश्चन इतने टेढ़े नहीं दूंगा, एक आध क्वेश्चन ही होंगे, बट हाँ आपको कई बार मिलेगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा प्रोसेस कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा। और अच्छा क्वेश्चन आपको जेईई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने कुछ तरीके बताए हैं, मोर ओवर इनके राउंड ही घूमता रहता है। बस थोड़ी सी अपनी स्किल लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है? जितना है ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, बट फिर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? चलो, तो ये हो गया, तो ये पूरी कहानी होगी भाई, ये प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, कब होगा, कैसे होगा। नोट कर लिया तुम लोगों ने? करो। अच्छा, इसके बाद में फिर एक कंपैरिजन पढ़ाना है मेरे को।
प्रद्युम्न तुम एब्सेंट थे, वहाँ नाम क्या प्रद्युम्न? कौन प्रद्युम्न? तुम हो? वहाँ का नाम क्या है? मनन। अरे तुम्हें प्रद्युम्न मनन तुम एब्सेंट थे क्यों? हमका जिम ने निकल गए जयपुर आजकल तो जो गायब होता है जिम भी आ रहा है, डांस कर रहा है और जिम रहा है बस। ये बेटा सारे रिजल्ट याद जरूर रखिएगा, आप लोग सारे रिजल्ट याद जरूर रखिएगा। देखिए बहुत ऐसा हिस्सा है कि आपको याद रखने से आसानी बहुत होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है उसको मुझे डिस्कस करना है। आइसोथर्मल वाला स्लोप याद है तुम लोगों को? क्या था? -p/v और इसका स्लोप कितना है? -γ/p/v। अच्छा माइनस को हटाओ, माइनस तो हम डील करेंगे। मुझे ये बताओ मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है? पक्का? क्योंकि गामा 1 से बड़ा होता है, बताया था ना? गामा 1 से बड़ा होता है। अब ये स्लोप का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा समझना है इसको। अगर मैं बात करूं दो गैसेस है, सेम गैसेस अलग अलग कंटेनर में, सेम गैसेस हैं ये अलग अलग कंटेनर में, और एक में प्रोसेस एडियाबेटिक हो रहा है, एक में हो रहा है आइसोथर्मल। समझ गए बच्चों? और अपने को क्या करना है, उसका एक्सपेंशन कराना है V1 से V2। दोनों गैसेस का एक्सपेंशन कराना है V1 से V2। बस फर्क किसका है? एक में प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक में एडियाबेटिक है। दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा। शुरुआत यहीं से मैं कर रहा हूं V1 से। इस तरीके से जाएगा और ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। वैसे इनको एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिस ग्राफ इज स्टीपर देन दिस वन। मतलब 1 और 2 कर देता हूं। ग्राफ 2 इज स्टीपर देन ग्राफ 1। स्टीपर वर्ड समझते हो ना? नहीं होता तो देख के समझ जाओ। शार्पली वैल्यूज बदल रही हैं, तेजी से वैल्यूज बदल रही हैं, ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब स्लोप उसका क्या हो, ज्यादा। लाइन का स्लोप तो मैंने पढ़ाया था ना तुम लोगों को, तुम जरा याद करो। कहां बनाऊं मैं? ये है। मुझे बताओ इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? 2 का। तुम देखो जैसे जैसे दोनों ने ओरिजिन से शुरू किया है, जैसे जैसे आगे बढ़े किसकी वैल्यू तेजी से बदल रही है? 2 की स्लोप ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी वैल्यूज बहुत तेजी से चेंज होते हैं। बढ़ रही तो तेजी से बढ़ेगी, घटेगी तो तेजी से घटेगी। और अभी हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड में किसका स्लोप ज्यादा है? एडियाबेटिक, इसलिए इसकी वैल्यू स्टीपर है। ये क्या शार्पली बदलेगी। तो ये कौन सा ग्राफ है? एडियाबेटिक। और ये कौन सा है? आइसोथर्मल। एडियाबेटिक ग्राफ इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। क्या मेरी बात समझते हो? ये अरे शाह याद जरूर रखना है, इसको नोट कर लो बच्चे।
क्या कहते हो बच्चों, क्लियर हो गया ये? तो थोड़ा सा ही कंपैरिजन याद रखना। तो इडियोमेटिक तक आप लोग कर चुके हैं थ्योरी। एक छोटी सी बात मैं बताना जो भूल गया, तो वो मैं वापस कर दे रहा हूँ। बाकी इसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें CP माइनस CV इक्वल टू R पढ़ाया था। और बेटे ये एडियाबेटिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही थ्योरी में भूल गया था इसलिए पढ़ाना। और ये होता है, ठीक है बच्चे। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, CP CV को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से अपने को CV की वैल्यू मिल जाएगी R अपॉन गामा माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ गामा, और CP की वैल्यू आ जाएगी गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये कहानी है पूरी की पूरी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इसे याद रखिएगा। अरे गामा बिल्कुल गामा R अपॉन गामा माइनस 1 बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। मैंने इसका यूज किया था, अगर आपको याद हो। किया था ना? ये याद होना चाहिए मुझे, वही तो बता देना चाहिए था, बस इसको सॉल्व करके याद आता है। ठीक है बच्चे, चलो तो मुझको ये बताओ, याद करके आया तुम लोग? याद है ना, मैंने बोला था कि अगर तुम भूल गया तो फिर मुश्किल होगा। कोई नहीं, मैं बीच बीच में पूछूंगा, शक्ल देके पता चलेगा किसको याद है किसको नहीं याद है। मुझे एक शीट दे दो बस, वो थर्मो वाली लाया हो ना तुम लोग, शीट निकालो मुझे, एक थर्मो वाली शीट देना जरा। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे, बहुत सारे बची हुई क्लास में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अभी तक मैंने तुम्हें इसमें क्वेश्चंस नहीं कराए थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपको याद हो। काफी सारी थ्योरी मैंने पढ़ाई, लेकिन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हैं। बट अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें थ्योरी याद है। याद है कि नहीं याद है तुम्हें? पक्का? कोई नहीं, उसको फिर पता चलेगा धीरे धीरे। सो बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। पहले पेज नंबर 17 में आओ। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 19, पेज 17, क्वेश्चन नंबर 19।
कह रहे बच्चे? हाँ, लॉ में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसमें तुम्हें अभी तो गामा भी प्रॉब्लम कर सकता है, तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पावर है तो इसे छोड़ देना, या तुम देख लेना अगर रिजल्ट से वो कैलकुलेशन दिखता है तो वो भले कर लेना। कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आएगी। क्या कहते हो बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ ये? भाई एक प्रोसेस अलग पूछा उसने और आपसे क्या कह रहा है आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए क्या लगाओगे बताओ मेरे को? NRTL V2 by V1 क्यों भाई? और N2 मोल्स दिया है, R पता होता है, T 300 केल्विन है, एंड until its volume doubles LN2 की वैल्यू पता है 0.693, याद कर लो। LN2 बहुत बार आएगा 0.693, ये याद रखना है LN2 0.693। तो तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस सीधे सीधे मिल जाएगा। फिर क्या कहेगा एडियाबेटिक। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक में क्या लिखोगे बताओ भाई? तुम्हारे पास इनिशियल टेम्परेचर है और वॉल्यूम का रेशियो है, बताओ क्या करोगे? याद है टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला रिलेशन? पक्का याद है? लग नहीं रहा याद है सबको। माना नहीं याद है तुमको? टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला बताओ। सही कह रहा है ये?
टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ पहले तो। इसीलिए बेटा मैंने लर्न करने को बोला था, क्योंकि याद नहीं हुआ ना तो फिर याद नहीं आता है फिर। वॉल्यूम का रेशियो पता है तुमको? V1 by V2 मतलब T1 ना T2 चाहिए ना अपने को, तो T1 ये V1 by V2 गामा माइनस 1 ये हाफ हो जाएगा। तो T2 क्या हो जाएगा 300 2 की पावर गामा माइनस 1। मोनोटॉमिक है? मोनोटॉमिक है? अरे वो गामा वाला फॉर्मूला याद है? क्या था बताओ तुम्हें? 1 + 2/f या 1 + 2/x जो भी कह दो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सही है। तो बच्चे तुम ये बताओ गामा माइनस 1 की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए गामा क्या होगा ये बताओ? 5/3 होगा, और x की वैल्यू 3 डाल दो, कितना आता है? 5/3 आता है। तो 5/3 - 1 कितना होगा? 5/3। अब देखो इसके आगे तुम सॉल्व कर नहीं पाओगे, या तो तुम कैलकुलेटर यूज करो फिर। ठीक है, तो ये तुम्हारा डी फाइनल पता है अपने को। फिर तो पता है ना तुम्हें वोल्टेज क्या था? -NR, ये हो जाएगा। और अंतिम प्रोसेस आइसोबारिक। आइसोबारिक याद है? NR डेल्टा टी या P डेल्टा V? कौन सा काम आएगा? P डेल्टा V आएगा। इनिशियल वॉल्यूम दिया है क्या कि नहीं दिया है? निकाल लोगे? तो ये था भाई। तो वर्क डन निकालना बड़ा सीधा पार्ट है, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने पहला क्वेश्चन केवल वर्क डन का इसलिए उठाया ना जिससे कि फॉर्मूले याद हो भाई तुम्हें। पक्का P डेल्टा भी लगा पाओगे? तो इस तरीके से आएगा ये हिस्सा। ठीक है बच्चों? इलस्ट्रेशन 16 करो। इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, कुछ कर नहीं सकते उसका।
क्या कह रहे हो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला तो पता ही तुम्हें वर्क का, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और पूछी उसने, हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये बताओ मेरे को। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो वर्क डन क्या लिखोगे, एनआरटी, एन पता है, आर पता है, टी पता है, ln V2 by V1, फाइनल वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ये आ गया तुम्हारा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी भी छोड़ो ना, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो इंटरनल एनर्जी छोड़ो, क्या 0 ही हो गया, डेल्टा यू क्या हो गया 0, और वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर। याद आया? मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? पीछे आ जाओ जरा आप, ये ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर बच्चे 17, पीवी है भाई, प्रेशर वॉल्यूम। It's a pressure volume graph. ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें। कितना है भाई? ये बताओ, डेल्टा यू सबके लिए सेम होगा? क्या कहते हो? मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, क्या डेल्टा यू सेम होगा? हाँ या ना? एब्सोल्युटली होना चाहिए भाई। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता डेल्टा यू, केवल क्या था फॉर्मूला, एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी केवल टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बताओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल टेम्परेचर सबके लिए सेम होगा और फाइनल टेम्परेचर भी सबके लिए सेम होगा, तो मुझको ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी सबके लिए सेम होगा? तो डेल्टा यू सबका सेम। जिसका वर्क डन ज्यादा उसका क्यू ज्यादा, वर्क डन किसका ज्यादा होगा? पीवी ग्राफ है, पिछली क्लास में ही बताया था। पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क डन। तो चेक कर लो किसका एरिया ज्यादा है। आ गया आंसर? तो सबसे ज्यादा 3 के लिए होगा और सबसे कम कर लिया भाई तुम लोगों ने, ठीक है? चलो दैट्स गुड। जरा एक काम करो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो करो जरा, सेकंड वाला।
आंसर आता है क्या भाई? आपसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरेस्टिंग बात ये कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं कह रहा है। अगर तुम बच्चों देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था ना, yes, उसमें ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं पूछ रहा। तो मुझे ये बताओ, अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पता होता है ना एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर ही पूछा ना? अरे नहीं नहीं, ये तो CP/CV ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, पहले मोलर वाला बताओ मेरे को। मोलर वाला भी लिखा था? लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है। कितना है? गामा अपॉन, है ना? लेकिन ये मोलर है, हमें 1 ग्राम के लिए चाहिए, तो क्या करोगे भाई? m ग्राम के लिए इतना हीट चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? डिवाइडेड बाई, चेक करके देखो आंसर आना चाहिए। पक्का? तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ फिर मुझे। देखो बच्चे, जितना याद रहेगा उतना आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं याद है तो मुश्किल में आओगे, नहीं याद है तो मुश्किल में आओगे। क्या कहते हो बच्चों, समझ आ रही बात है? यस सर। चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, निकाल लिया तुमने। इसने बोला फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, fraction of heat supplied which increases the internal energy of the gas, which increases the internal energy of the gas। fraction तो समझते हो ना? इस क्वेश्चन में बस ये बोल रहा है कि अपने को डेल्टा U अपॉन Q निकालना है। क्या इतना समझ पा रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज से? सबसे पहले तो यही समझना है, फ्रैक्शन ऑफ
हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। जो उसने लिखा है ना उसका मतलब ये है, क्या ये तुम्हें पढ़ के समझ आता है? नहीं आया तो मैंने लिख दिया। अब तो क्या तुम लोग ये समझ पा रहे थे? आई एम नॉट श्योर, नहीं भी आ रहा तो देख लो, यही मतलब है इसका। वो कह रहा है Q का कितना फ्रैक्शन डेल्टा U में जाएगा, तो फ्रैक्शन में यही चीज करेंगे। और अपने पास प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, और ये कितना आ जाएगा? CV बाई CP मतलब 1 बाई गामा। और मुझे ये बताओ क्या एटॉमिक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गामा कितना होगा? 7/5। तो आंसर कितना आएगा? 5/7। क्या कहते हो, क्लियर हुई बात? ये समझ आ रहा है मैं क्यों कह रहा था कि रट्टा मार के बैठो? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, और तुम अगर रट्टा मार के बैठो तो इनमें बड़ा अच्छा लगेगा कर करके तुम्हें कि जेई में आया वो क्वेश्चन, पता है ये जेई में आ चुका है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तुम अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। निकाल पा रहे हो भाई? सीपी डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे? सीपी की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। उसमें गलत लिख दिया यार। कांस्टेंट प्रेशर ही तो क्या कह रहे हैं?
डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया बर्नौली ने, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है बर्नौली। निकाल के देखो जरा, गामा कैसे निकालोगे? 1 + 2/f, गामा कितना है? 1 + 2/f, और ये 25 है तुम्हारा, ये कितना है? 25। कर पाओगे? आप सोच लो मैं क्या कह रहा हूं भाई। समझ आ गया बच्चों? ये सोच लो अगर मैं क्या कह रहा हूं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अच्छा दूंगा, मतलब इतने एक एक लाइन में नहीं खत्म होंगे, जैसे खत्म हो गए। सब देख लिए क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 20 करो, पेज नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 सॉल्व करो बच्चों, पेज नंबर 17, इलस्ट्रेशन 20।
सबने हमने निकाल लिया क्या? किसने निकाल लिया? अरे बड़ा है कैलकुलेशन, मैं सॉल्व करूंगी भी कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पहला है जो हमने क्लास में उठाया है, इस वजह से मेन रीजन है। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे मिलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे मिलने वाले हैं। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। क्या कहता है टेबल इसमें? कहता है एक पीवी ग्राफ दिया है आपको, ये गिवन है और आपको वैल्यूज दे रखी है, एटीएम में दिया हुआ है एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 8.2 इन लीटर्स एक्चुअली। अरे मेरा लीटर आगे चला गया, ये लीटर्स है बच्चों, एंड दिस वन इज व्हाट 16.4। कितना गिवन है? आपसे कहता है कि वर्क डन निकालो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड। देखो एक बात बताऊं, डेल्टा यू 0 होगा वर्क डन, और अपने को क्यू निकालना है। वैसे वर्क डन निकाल लेंगे तो वो क्यू के बराबर ही होगा, बट हर एक स्टेप पे पूछ लिया उसने। अब समझो जरा, मैं यहाँ पे हर एक प्रोसेस को अलग अलग बात करता हूँ, मैं सारी चीजें हर एक प्रोसेस के लिए मैं लिखने वाला हूँ। नाम देता हूँ मैं यहाँ पे, ABC है ना, ABC। सबसे पहले AB से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले AB से। AB देखो जरा यहाँ से, कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। पी डेल्टा भी क्या होगा बताओ?
वर्क डन बताओ भाई। P कितना है 4, डेल्टा V कितना है। अच्छा ये लीटर एटीएम है, इसको किसमें कन्वर्ट करना होता है, जूल्स में। कैसे करते हैं, ये फायदा है देखो, केमिस्ट्री में पहले पढ़ लिया तो याद है, नहीं तो मुझे बोलना पड़ता। 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ये तो फायदा है। तो भाई इसे 4 इंटू 8.2 इंटू, ठीक है। अब देखो यहां पर डेल्टा यू मैं बेटा हर एक स्टेप के लिए निकाल रहा हूं, इसमें सबके लिए डेल्टा यू भी मैं लिख दे रहा हूं। एन की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, 2। एन आर दिया हुआ है, डेल्टा टी यहां का टेम्परेचर, अभी आइसोथर्मल है ना। मुझको ये बताओ टेम्परेचर किसी पॉइंट का दिया है कि नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा लग रहा है ना। तो मुझको ये बताओ इसका टेम्परेचर कैसे निकालोगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी। तो अब जरा मुझे निकाल के दे दो ना, जरा यहाँ का टेम्परेचर मुझे निकाल के दो पी का। अच्छा कट गया था, कोई नहीं, ये बताओ निकाला जा सकता है अगर जरूरत पड़े। अच्छा मैं एक एक चीज निकालना चाहता था, कोई दिक्कत नहीं, निकाला तो जा सकता है ना। ओके, और उसके बाद अगर मुझे हीट चाहिए, हीट ये मैं क्या लिखूंगा बताओ, उसके लिए तो हीट के लिए तो निकालना पड़ा होगा यार। एन सी पी, सी पी कितना लिखोगे, सीवी दे रखा है ना, तो सीवी प्लस, थोड़ा इसका याद रखना, किसका यूनिट्स का ध्यान रखना। ये किसने दिया है, इसमें कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तुम एक काम करो, इसको 4.18 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर लेना, जूल्स में। और जूल्स में आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31। मैं क्या कह रहा हूँ समझ आ रहा है, क्या कैलोरीज में क्या वैल्यू होती है सर? वो डेल्टा यू में सीवी नहीं रहेगा क्या आर की जगह? हाँ सीवी आएगा, एग्जैक्टली। इट शुड बी, मैंने गलत लिखा, इट शुड बी एन, मैंने क्या लिखा है ये, एन सीवी डेल्टा टी, एग्जैक्टली सीवी आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आर की वैल्यू कैलोरीज में कितनी होती है, 2 के आसपास होती है। तो अगर कैलोरीज में रखना है तो ये 2 रखना, नहीं तो अगर दोनों को जूल्स में रखना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 4.18। वैसे मैं कहूंगा जूल्स में रखना, मुझे नहीं पता आंसर किसमें दे रखा है। इज इट क्लियर? और उसके बाद सुनो जरा, ये डेल्टा टी बेटा यहां तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे बोला इंडिविजुअली क्यों निकालना है अपने को सारे। लेकिन मुझको ये बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन से बी का टेम्परेचर निकाल सकते हो, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, एन पता है, आर पता है, टी नहीं पता, निकाला जा सकता है। देखो बताना कितना आसान है, निकाला जा सकता है, निकालने में मेहनत लगेगी और जाके कैलकुलेट करना, ये नहीं कि निकाल लेंगे, ऐसा मत करना। पेपर देना है बेटा तुम्हें, ऐड कर देंगे वर्क में इंटरनल एनर्जी को, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैठा यार, हम कह रहे हैं एक एक निकालना है, तुम अपना सब कलाकारी लगाया पड़ा है, एक एक करके देखते रहो कैसे निकालेंगे, पता है मेरे को कैसे निकलेगा। एक एक चीजें निकालनी है अपने को, बस ये समझ लो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो सारी चीजें पता होनी चाहिए क्या होने वाला है, ठीक है। इसे तो बता रहे, अगली बार ना बताना पड़े भाई, तुम समझ नहीं रहे हो तो समझ जाओगे जब टीचर बन जाओगे कब कितना बोलना है। तो इसमें समझ आ गया बच्चों, इसमें क्या कर रहे हैं। अब चलो देखो, ये तो हो गया अपना एबी, अब क्या आता है बीसी प्रोसेस। मुझे ये बताओ कौन सा प्रोसेस है, बिना सोचे ये लिखते हैं हम लोग। और ये बताओ वर्क डन कितना होगा, एन आर टी, टी बी का निकाल लेना, और एल एन B2 बाई ये आएगा, नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए। एल एन हाफ नेगेटिव होता है एक्चुअली, एल एन हाफ क्या होता है, नेगेटिव आना भी चाहिए, कंप्रेशन है। और क्यू तो अगर निकाल ही लोगे, क्यू तो निकाल ही लोगे तो सीधा सीधा पार्ट है, वर्क डन के बराबर ही होगा। अब आता है अंतिम हिस्सा, कौन सा, प्रोसेस सीए, C2 है प्रोसेस सीए, ठीक है। अब प्रोसेस सीए में क्या करोगे बताओ। अरे सबसे अच्छा तो इसका क्या होगा, वर्क जीरो, Q इज इक्वल टू
डेल्टा यू, और ये किसके बराबर होगा? एन सी बी, क्या लिखोगे? टी ए माइनस टी सी। क्या ये बात समझ आती है? और मुझको ये बताओ, टी ए टी सी का वापस टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन से ही निकालना है। किससे निकालना है? मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके दिखा नहीं रहा हूं, उम्मीद करता हूं आता है, और नहीं आता है तो बेटा फिर तो तुम 11 सर से ही पूछना जाके। लेकिन ये बड़ा आसान है, सीधा सीधा। मुझे ये बताओ, इतना बात क्लियर हो गया? देखो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने एक्चुअल में ये सारी चीजें निकाली हैं। अब ये मान के चलो बच्चों, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए मैं कंसर्न था कि भाई आप लोग ये सब निकालना एक बार देख लो, और ये समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारे लिए आज काफी कुछ। इलस्ट्रेशन 12 देखो जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 15। अच्छा 15 में एक काम बस कर लो, ये जो एरो जरा देखो पीवी के, एक तो आई से ए बना दो, उसका एरो रिवर्स कर दो, आई ए वाला एरो रिवर्स कर दो, और आई बी वाला एरो रिवर्स कर दो। कौन सा? आई बी वाला। आई ए का एरो रिवर्स करो और आई बी का एरो रिवर्स करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15। उसके बाद इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 18, illustration 21, illustration 21 it's a good question। और आ जाओ इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, teacher objective worksheet now। Question number 5, 8, 10, 15, 23, 25, 26, 27 और 28। बेटा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट बहुत आसान है, ठीक है, इसमें इतना मुश्किल है नहीं।